बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल की डेफिनेशन क्या है और सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बीच में कौन से डिफरेंसेस हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सेक्शन 4 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट का कहता है सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। इसके सबसेक्शन 1 में कहता है कि ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स is a contract whereby the seller transfers or agrees to transfer the property in goods to buyer for a price। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर एक सेलर अपनी गुड्स की ओनरशिप 10 प्राइस पर किसी बंदे को ट्रांसफर करता है या ट्रांसफर करने के लिए एग्री हो जाता है। देयर में बी ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बिटवीन वन पार्ट ओनर एंड एन अदर पार्ट ओनर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में दो पार्टनर्स के बीच में भी एक सेल हो सकती है। देखिए, एक चीज के दो पार्टनर्स थे, पार्टनर ने कह दिया कि आप मुझसे ये चीज खरीद लो और आप इस चीज के सोल ओनर बन जाओ। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज वाइड टर्म इंक्लूड्स ए सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो एक वाइड टर्म है, ये दोनों ही चीजों को कवर करता है, सेल और एग्रीमेंट टू सेल। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी एब्सोल्यूट और कंडीशनल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एब्सोल्यूट भी हो सकता है, कंडीशनल भी हो सकता है। अब सबसेक्शन 3 में कहता है वेयर अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू बायर, कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड सेल। जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स में अगर गुड्स सेलर से बायर की तरफ ट्रांसफर हो जाती हैं उसको सेल कहते हैं। बट वेयर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स इज टू टेक प्लेस एट फ्यूचर टाइम और सब्जेक्ट टू सम कंडीशन देयर आफ्टर टू बी फुलफिल्ड, द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट टू सेल। लेकिन अगर तो गुड्स हैं वो सेलर से बायर की तरफ फ्यूचर टाइम में ट्रांसफर हों या फिर कुछ कंडीशंस पे ट्रांसफर हों तो उसको एग्रीमेंट टू सेल कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने दूसरे बंदे को मोबाइल दी, उसने उसको पैसे दे दिए, ये उसी वक्त सेल हो गई तो इसको सेल कहेंगे। लेकिन अगर एक बंदा कहता है कि आज आप मुझे 10,000 दो, मैं आपको कल मोबाइल दूंगा, ये फ्यूचर डेट में हुई, ये होगा एग्रीमेंट टू सेल। मेन डिफरेंस यही है, सेल होती है उसमें उसी वक्त चीजें ट्रांसफर हो जाती है, जो एग्रीमेंट टू सेल होती है उसमें कोई कंडीशन फुलफिल होनी होती है या किसी फ्यूचर टाइम में वो चीज ट्रांसफर होती है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जहां पर भी प्रॉपर्टी वर्ड आए का मतलब है ओनरशिप, लिखा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इसका मतलब है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन गुड्स, गुड्स की ओनरशिप की ट्रांसफर। सबसेक्शन 4 में कहता है एन एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स सेल व्हेन द टाइम इलेप्सेस और कंडीशंस आर फुलफिल्ड सब्जेक्ट टू व्हिच द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज टू बी ट्रांसफर्ड। जो एग्रीमेंट टू सेल है, सेल कब बनती है? जब वो टाइम पास हो जाए जो स्पेसिफाई किया गया था कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त, फिर वो कंडीशंस फुलफिल हो जाएं तो कंडीशंस स्पेसिफाई की गई थी कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के दो टाइप्स हैं, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। सेल क्या है? वेयर प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर टू द बायर। यहाँ पर गुड्स की ओनरशिप बायर की तरफ ट्रांसफर हो जाए उसको सेल कहते हैं। और वेयर प्रॉपर्टी इन गुड्स इज नॉट येट ट्रांसफर्ड टू द बायर बट इज टू बी ट्रांसफर्ड इन फ्यूचर। और जहां पर गुड्स की ओनरशिप अभी ट्रांसफर नहीं हुई लेकिन फ्यूचर टाइम में ट्रांसफर होगी तो उसको एग्रीमेंट टू सेल कहते हैं। ये जो चीजें मैंने आपको बताई ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सेक्शन 4 में बताई गई हैं। कुछ और डिफरेंसेस मैं आपको बताऊंगा, हमें डिफरेंट सोर्सेज से मिले हैं कि अगर आपका एग्जाम में सवाल आता है सेल और एग्रीमेंट टू सेल में कौन से डिफरेंसेस हैं, आप इजिली अटेम्प्ट कर सको। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है डेफिनेशन। वेयर अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर, इट इज कॉल्ड सेल। यहाँ पर गुड्स की ओनरशिप सेलर से बायर की तरफ ट्रांसफर हो जाए उसको सेल कहते हैं। Where under a contract of sale, the transfer of property in goods is to take place at future date or subject to some conditions thereafter to be fulfilled, the contract is called agreement to sell। जहां पर गुड्स की ओनरशिप फ्यूचर टाइम में ट्रांसफर हो या किसी कंडीशन के फुलफिल होने पे ट्रांसफर हो तो उसको एग्रीमेंट टू सेल कहते हैं। यहाँ पर भी वर्ड इस्तेमाल हुआ है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स, का मतलब है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन गुड्स। सेल ऑफ गुड्स में जहाँ पर भी प्रॉपर्टी का वर्ड आए समझो इसका मतलब है ओनरशिप। दूसरा डिफरेंस है नेचर। ए सेल इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। सेल है वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है यानी कंप्लीट हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट टू सेल इज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट एज द प्रॉपर्टी हैज टू पास इन फ्यूचर। तो एग्रीमेंट टू सेल है वो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर जो ओनरशिप है वो फ्यूचर में ट्रांसफर होनी है। थर्ड है ट्रांसफर। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स टेक्स प्लेस इमीडिएटली। सेल के केस में गुड्स की ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है और एग्रीमेंट टू सेल के केस में गुड्स की ओनरशिप फ्यूचर टाइम में ट्रांसफर होती है या फिर किसी कंडीशन के फुलफिल होने पे ट्रांसफर होती है। फोर्थ है रिस्क।
इन सेल द रिस्क ट्रांसफर्स विद द ओनरशिप फ्रॉम सेलर टू बायर। अब सेल में जो रिस्क है वो सेलर से बायर की तरफ ट्रांसफर हो जाती है। अगर मेरे पास मोबाइल है, मैंने किसी को सेल कर दी, उसने मुझे पैसे दे दिए, इस मोबाइल में अगर कोई भी फॉल्ट है या फिर इसका स्पीकर खराब है तो ये जो रिस्क है ये ओनरशिप के साथ बायर को ट्रांसफर हो जाएगी। द केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल द सेलर हैज टू बियर द लॉस। एग्रीमेंट टू सेल के केस में सेलर है उसके पास ही रिस्क होती है, अगर कोई भी लॉस होता है तो उसी को ही होगा। जैसे कि अगर मैंने मोबाइल सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया एक बंदे के साथ, उसने मुझे कुछ पैसे दिए, मोबाइल मेरे पास ही है, अगर इसमें कोई भी फॉल्ट आ जाता, टूट जाती है, ये लॉस मुझे ही बियर करना पड़ेगा एग्रीमेंट टू सेल के केस में। अब फिफ्थ है टाइप्स ऑफ गुड्स। ओनली द एग्जिस्टिंग एंड स्पेसिफिक गुड्स कैन बी सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल। सेल के केस में चीजें ट्रांसफर होती हैं वो एग्जिस्टिंग या स्पेसिफिक गुड्स होती हैं, ऐसी चीजें होती हैं जो उसी वक्त मौजूद हों उस बंदे के पास। बट इन एग्रीमेंट टू सेल द गुड्स आर यूजुअली द फ्यूचर आर कंटिंजेंट कैन बी एग्जिस्टिंग आल्सो। एग्रीमेंट टू सेल के केस में जो गुड्स होती हैं फ्यूचर गुड्स होती हैं या कंटिंजेंट गुड्स होती हैं। एग्रीमेंट टू सेल के केस एग्जिस्टिंग गुड्स भी हो सकती हैं। अब मिसाल के तौर पर एक बंदा कार बुक करवाता है कि मुझे टोयोटा कार चाहिए, वो कार अभी तक मैन्युफैक्चर ही नहीं हुई, उसने पहले ही पैसे दे दिए हैं। ये जो कार है ये फ्यूचर गुड्स में फॉल करेगी। फिर कुछ ऐसी चीजें हैं अभी मैन्युफैक्चर हो रही हैं, फिर जो बंदा बेच रहा है उस चीज को उसके पास अभी नहीं है। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि मैं आपको ये मोबाइल दूंगा, मेरे पास अभी मोबाइल नहीं है, आपको किसी और से खरीद के दूंगा, फिलहाल मुझे पैसे दे दो, बाद में बाजार से खरीद के आपको दूंगा। ये चीजें फ्यूचर गुड्स में फॉल करेंगी। एग्रीमेंट टू सेल में फ्यूचर गुड्स होती हैं या कंटिंजेंट गुड्स होती हैं और एग्जिस्टिंग गुड्स भी हो सकती हैं, लेकिन सेल के केस में एग्जिस्टिंग और स्पेसिफिक गुड्स ही होती हैं। सिक्स्थ है यूजेज। बायर हैज द राइट टू यूज द गुड्स ही बायज। ही बिकम्स द सोल ओनर ऑफ द गुड्स एंड कैन यूज देम इन एनी मैनर। सेल के केस में जो गुड्स का बायर है उसके पास राइट होता है कि वो उस चीज़ों को यूज़ कर सकता है, क्योंकि वो उसका सोल ओनर बन जाता है, उन चीज़ों को किसी भी तरह यूज़ कर सकता है। कि अगर मैंने कुछ चीज़ खरीदी, मेरे पास है, मैंने उसके पैसे पे किए हैं, मैं उसको किसी भी तरह यूज़ कर सकता हूँ। एग्रीमेंट टू सेल के केस में इट इज़ जस्ट एन एग्रीमेंट बिटवीन द बायर एंड सेलर एंड इट डज नॉट गिव द बायर द राइट टू यूज द गुड्स टिल द ओनरशिप इज ट्रांसफर टू द बायर। बायर और सेलर के बीच में सिर्फ एक एग्रीमेंट होता है। ये एग्रीमेंट एक बायर को ये राइट नहीं देता कि उन चीजों को यूज करें जब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो जाती। जैसे कि एक बायर ने कहा कि मुझे आप ये बाइक दे दो, मैं चला के देखूं। अब यहाँ पर वो सिर्फ टेस्ट ड्राइव कर रहा है, को ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई कि वो किसी भी मैनर में उसको यूज करे। जब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती तब तक वो उसे यूज नहीं कर सकता। सेवंथ है डिफॉल्ट बाय बायर। इफ द बायर डिफॉल्ट्स इन मेकिंग द पेमेंट फॉर गुड्स द सेलर कैन सू द बायर फॉर सच पेमेंट। अगर जो बायर है जो चीज खरीद रहा है पेमेंट में डिफॉल्ट करता है, पेमेंट पे नहीं करता, तो जो सेलर है बायर पे सू कर सकता है पेमेंट के लिए। सेल के केस में। एग्रीमेंट के केस में if the buyer fails to take the delivery of goods and does not pay, the seller is entitled to sue the buyer for the damages only and not the cost of the goods. अब एग्रीमेंट टू सेल के केस में बायर फेल हो जाता है चीजों की डिलीवरी हासिल करने में और उनकी रकम पे करने में, सेलर उस बायर पर सू कर सकता है डैमेजेस के लिए, लेकिन गुड्स की कास्ट के लिए वो उसको सू नहीं कर सकता। गुड्स अभी भी सेलर के पास ही हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, बायर ने वो चीजें खरीदी थी, लेकिन बाद में बायर ने उस चीजों के पैसे भी नहीं दिए, उन चीजों की डिलीवरी भी हासिल नहीं की, जो डैमेजेस सेलर को हुए उस चीजों को रिजेक्ट करने में, उनकी पेमेंट ना करने, उन डैमेजेस के लिए सेलर बायर पे केस कर सकता है। एट्थ है डिफॉल्ट बाय सेलर। पहले हमने पढ़ा डिफॉल्ट बाय बायर, अब पढ़ते हैं डिफॉल्ट बाय सेलर। इफ द सेलर मेक्स द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द बायर कैन सू फॉर द डैमेजेस एंड कैन सू थर्ड पार्टी हु बॉट दीज गुड्स फॉर रिकवर द गुड्स। सेल के केस में अगर सेलर ब्रीच करता है कॉन्ट्रैक्ट को, तो बायर है वो डैमेजेस के लिए उस सेलर पे सू कर सकता है और अपनी चीजें रिकवर करने के लिए थर्ड पार्टी पे सू कर सकता है। मिसाल के तौर पर एक सेलर ने अपनी मोबाइल बायर को देने का कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन उस सेलर ने वो मोबाइल किसी तीसरे बंदे को दे दिया। जब उस बायर को पता चला, बायर उस सेलर पर डैमेजेस क्लेम करने के लिए सू करेगा। जिस थर्ड पार्टी ने मोबाइल खरीदी है उस पे भी केस कर सकता है वो मोबाइल रिकवर करने के लिए। ये तो हो गया सेल के केस में। अब एग्रीमेंट टू सेल के केस में क्या होगा? अगर सेलर डिफॉल्ट करता है, बायर कैन सू द सेलर फॉर डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर बायर सिर्फ डैमेजेस के लिए सू करेगा। नाइन्थ है रेम एंड पर्सोनम। बायर गेट्स द राइट टू एंजॉय द गुड्स अगेंस्ट द होल वर्ल्ड इंक्लूडिंग द सेलर, देयरफॉर ही गेट्स राइट इन रेम। राइट इन रेम का मतलब है अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। मेरे पास ये मोबाइल है, ये मेरी है, तो मेरा इस पे राइट इन रेम है, यानी पूरी दुनिया के खिलाफ राइट है। पूरी दुनिया
ये राइट वायोलेट नहीं कर सकती। सेल के केस में भी यही होता है कि अगर कोई भी बंदा कोई चीज खरीद रहा है उस चीज पर उसका राइट एंड रेम बन जाता है। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल के केस में बायर डज नॉट गेट सच राइट टू एंजॉय द गुड्स, इट ओनली क्रिएट्स राइट एंड पर्सोनम। एग्रीमेंट टू सेल के केस में बायर के पास कोई भी राइट एंड रेम नहीं आता, उसके पास राइट एंड पर्सोनम आता है। जैसे कि एक बायर ने सेलर को पैसे दिए, मुझे आप 1 महीने के बाद ये मोबाइल देना, उस बायर का सिर्फ उस सेलर के ऊपर राइट है। जब वो महीना पूरा होगा फिर वो बायर उस सेलर को इन्फोर्स करेगा कि मुझे चीज अपनी दो। सेल के केस में बायर के पास राइट एंड रेम होता है, पूरी दुनिया के खिलाफ राइट होता है। एग्रीमेंट टू सेल में बायर के पास राइट एंड पर्सोनम होता है, सिर्फ एक ही सेलर के ऊपर, एक ही बंदे के ऊपर उसका राइट होता है। अब 10th है, अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो जाता है। If the seller becomes insolvent after the sale but before the delivery of the goods, the buyer can claim the goods from the official assignee because buyer is the legal owner. तो सेल के केस में अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो जाता है, सेल करने के बाद डिलीवरी करने से पहले, जो बायर है जिसने वो चीजें खरीदी हैं, क्योंकि वो अब उन चीजों का लीगल ओनर बन चुका है, तो वो चीजें अभी भी सेलर के पास हैं क्योंकि उनकी अभी भी डिलीवरी नहीं हुई, तो वो बायर उस सेलर के ऑफिशियल असाइनी को सू कर सकता है गुड्स रिकवर करने के लिए। कि अगर कोई भी बंदा इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसका ऑफिशियल असाइनी की जगह लेता है, जितने भी राइट्स उस बंदे के पास होते हैं वो ऑफिशियल असाइनी के पास ट्रांसफर हो जाते हैं। तो जो बायर है फिर वो उस ऑफिशियल असाइनी को इन्फोर्स करेगा, मैंने इन चीजों की पेमेंट कर दी थी, अब आप मुझे ये चीजें रिकवर करो, डिलीवर करो। ये तो हो गया सेल के केस में। अब एग्रीमेंट सेल के केस में क्या होगा? इफ द सेलर बिकम्स इंसॉल्वेंट after agreement to sell, the buyer can claim retainable dividend for the price of the goods if he has already paid but not the goods. Agreement to sell के केस में अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो जाता है एग्रीमेंट टू सेल करने के बाद, तो जो बायर है वो उस पे उसकी प्राइस की रिटेनेबल डिविडेंड के लिए क्लेम कर सकता है। यानी जो बायर ने रकम पे की थी जिस चीज के लिए, वो चीज उसको अभी तक नहीं मिली, वो उस चीज का उस वक्त क्या वैल्यू है, फिर वो प्राइस उनसे क्लेम कर सकता है। फिर अगर वो प्राइस भी वो नहीं दे सकते तो जितने इसने पैसे पे किए थे वो पैसे बायर सेलर के ऑफिशियल असाइनी से क्लेम कर सकता है, लेकिन गुड्स हासिल करने के लिए वो क्लेम नहीं कर सकता एग्रीमेंट टू सेल के केस में। 11th है, अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है सेल के केस में, इफ द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट द ऑफिशियल रिसीवर ऑफ द बायर कैन क्लेम द गुड्स फ्रॉम द सेलर बिकॉज बायर इज द ओनर ऑफ द गुड्स, द सेलर इज एंटाइटल्ड टू रिटेनेबल डिविडेंड फॉर द प्राइस ओनली। अब अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है, बायर का जो ऑफिशियल रिसीवर है वो सेलर से गुड्स क्लेम कर सकता है, क्योंकि जो बायर है वो गुड्स का मालिक बन चुका है, और सेलर को अगर अभी तक प्राइस नहीं मिली उन चीजों की तो वो भी उन चीजों की प्राइस क्लेम कर सकता है। जैसे कि एक बायर ने एक चीज खरीदी तो वो इंसॉल्वेंट हो गया, उस बायर का जो ऑफिशियल असाइनी है या रिसीवर है वो उन चीजों को क्लेम कर सकता है, क्योंकि बायर ऑफिशियल ओनर बन चुका है उन चीजों का। जो सेलर है वो भी उन चीजों की इतनी प्राइस बनती है वो क्लेम कर सकता है। एग्रीमेंट टू सेल के केस में अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है, द सेलर इज नॉट बाउंड टू डिलीवर द गुड्स अनलेस द फुल प्राइस ऑफ द गुड्स इज पेड टू हिम बिकॉज द ओनरशिप ऑफ द गुड्स इज स्टिल विद द सेलर। अगर एग्रीमेंट टू सेल हुई है वो इंसॉल्वेंट हो गया, वो पैसे पे नहीं कर सकता, उस केस में सेलर तब तक अपनी चीजें बायर को डिलीवर नहीं करेगा या उसके ऑफिशियल असाइनी को डिलीवर नहीं करेगा जब तक उसको फुल प्राइस नहीं मिल जाती उन चीजों की। तो 12th और लास्ट एक एग्जांपल है, A sells his motorbike to B for the price of Rs 7,000. It is sale as the ownership of motorbike has been transferred from A to B for the price of Rs 7,000. A ने B को अपनी मोटर बाइक सेल की 7,000 रुपए में। ये एक सेल है क्योंकि जो मोटर बाइक की ओनरशिप है वो A से B की तरफ ट्रांसफर हो गई 7,000 रुपए की रकम में। अब एग्रीमेंट टू सेल का एग्जांपल है, A agrees to sell his motorbike to B for the price of Rs 7,000 after 3 months from the date of agreement to sell. It is agreement to sell because the ownership is to be transferred in future. अब A ने B को 7,000 रुपए में मोटर बाइक सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया और उसको कहा कि मैं आपको ये मोटर बाइक 3 महीने के बाद दूंगा। अब ये है एग्रीमेंट टू सेल। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट के दूसरे वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। अगर आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करके आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो कमेंट्स में जरूर बताओ। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में LSP लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरे वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं।
या फिर अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर उस सब्जेक्ट के सारे वीडियोज़ मिल जाएँगे आपको।